तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसे कहते हैं और म्यूनसिपल लॉज, तो आपको दोनों लॉज के बारे में क्या पता है? बेसिकली आप क्या जानते हैं कि व्हाट इज़ म्यूनसिपल लॉ और व्हाट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ? कुछ भी जो भी आपको जानकारी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने तो बताना ही है आपको। कल भी थोड़ा सा हमने बताया था आपको, बताइए कुछ भी पता है तो। सर म्यूनिसिपल लॉ स्टेट के लिए बनता है और पब्लिक लॉ सारी मतलब ऑल ओवर कंट्री के लिए बनता है, और म्यूनिसिपल लॉ अपनी कंट्री के लिए रहेगा, जो भी लॉ बनेगा। इंटरनेशनल लॉ पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, पूरे संसार के लिए होता है। हाँ जी। म्यूनसिपल लॉ लैंड लॉज होता है, कंट्री लॉ होता है, जो किसी एक कंट्री के लिए बनता है, उसे हम लोग म्यूनसिपल लॉज कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ, ये क्वेश्चन है इसका। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। क्वेश्चन लिख लिया है सबने? अब इसका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग म्यूनसिपल लॉ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे म्यूनसिपल लॉ। तो म्यूनसिपल लॉ इज़ अ नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनल लॉ ऑफ अ सोवरेन स्टेट। म्यूनसिपल लॉ इज़ द नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनल लॉ ऑफ अ सोवरेन स्टेट। जो सोवरेन स्टेट है उसका अपना लोकल लॉ, इंटरनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ या नेशनल लॉ इसे हम कह सकते हैं। ये लिख लीजिए, ये हो गया हमारा म्यूनसिपल लॉ। अब हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। तो हेडिंग डालें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर लिखें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ द रूल्स दैट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Public international law is the body of rules that is legally binding on the states and international organizations. लिख लिया? लीगली बाइंडिंग ऑफ द स्टेट, आगे सर? Binding on states and international organization in their interaction with other states, international organization, individuals and other entities. जिन्होंने लिखने में मिस किया है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको। Public international law is the body of rules that is legally binding on states and international organizations in their interaction with other states, international organizations, individuals and other entities. Okay. लिख लिया सबने? अब इसका मीनिंग बता दो, सबने लिख लिया तो इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है जो मैंने अभी लिखवाया है आपको? इसका मीनिंग है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो लीगली बाइंड करता है, कानून रूप से बाध्य करता है स्टेट्स को, कंट्रीज़ को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उनका जो इंटरेक्शन है दूसरे स्टेट्स के साथ या किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करता है, जिस रूल्स के ऊपर बेस करके ऑर्गेनाइजेशंस या आपके जो स्टेट्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं जो उस स्टेट्स के अंदर के पार्ट हैं, उसके में रहते हैं, उन सब से डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो इंटरनेशनल लॉ किस हिसाब से या रूल्स से डीलिंग होती है इसकी। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसकी जो थ्योरीज है इंटरनेशनल लॉ की, उस थ्योरीज में पहली थ्योरी है हमारा डेलीगेशन थ्योरी, जिसे मोनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं।
अगर किसी ने पढ़ा है तो एक बार बताइए मोनिस्टिक थ्योरी या डेलीगेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है और क्या थ्योरी है ये, इसके अंदर क्या इंक्लूड है? सर बेसिकली इस थ्योरी में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूअलिस्ट और एक होता है मोनोइस्ट। जिसमें कि क्या होता है कि ड्यूअलिस्ट में बोला गया है कि जो म्यूनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है ये दोनों अलग अलग हैं। और जो मोनोइस्ट है वो कहते हैं कि जो म्यूनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल जो लॉ है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो यानी कि ये डेलीगेशन थ्योरी जो है इसके अंदर से दो थ्योरी निकलती हैं, एक ड्यूअलिस्टिक थ्योरी और दूसरी मोनिस्टिक थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे अब एक एक कर कर। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। ड्यूअलिस्टिक थ्योरी के अंदर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल लॉ एंड द म्यूनिसिपल लॉज ऑफ द सेवरल स्टेट्स आर द टू डिस्टिंक्ट सेपरेट एंड द सेल्फ कंटेंट लीगल सिस्टम। एक फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिस्टिक थ्योरी international law and municipal laws of the several states are the two distinct, separate and self-contained legal system। कहता है जो म्यूनिसिपल लॉ है और जो आपका इंटरनेशनल लॉ है वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते ना मिल सकते हैं। ये दोनों सेपरेटली डील किए जाने वाले अलग अलग विषय हैं जो लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। थ्योरी सबने लिख लिए, इसकी डेफिनेशन लिख लिए। तो अगला हम लिखते हैं, कुछ भी का किसी छूट जाएगा तो एक बार पूछ लेना आप लोग। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, कुछ छूट जाएगा तो आप रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हैं। जर्मन स्कॉलर थे एक ट्राइपल, जिनका जन्म हुआ था 1816 नहीं सॉरी इन्होंने 1899 में ये थ्योरी डिफाइन की थी। उसके बाद इनको फॉलो करने वाले थे इटालियन ज्यूरिस्ट जिनका नाम था एंजेलोटी स्टार्क। इन्होंने भी कहा है, क्या कहा है इन्होंने, थ्योरी रिप्रेजेंट द टू डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम। ये जो ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है दो अलग अलग लीगल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक इंटरनेशनल लॉ है दूसरा म्यूनिसिपल लॉ है। और ये दोनों अलग अलग पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग थ्योरीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। ये अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड थ्योरीज हैं। जो म्यूनिसिपल थ्योरी है और दूसरी थ्योरी आपकी कौन सी है, जो है इंटरनेशनल लॉ है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप, जर्मन स्कॉलर ट्राइपल TRIEPEL, ये इसकी स्पेलिंग हो गई, इन 1899 एंड फर्दर फॉलोड बाय इटालियन ज्यूरिस्ट एंजेलोटी स्टार्क ANZILOTTI, एंजेलोटी स्टार्क STARKE, says that the theory represents the two distinct legal systems, international law and municipal laws are represent the two entirely distinct legal theories। तो ये दो अलग अलग लीगल थ्योरीज हैं जो इसमें बताई गई हैं। अब इनके ग्राउंड्स क्या हैं जिसके बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं। जो थ्योरीज हमारी अलग अलग हैं, जो इनके ग्राउंड्स है, पहला ग्राउंड है इसका सोर्स। मतलब अगर हम सोर्स को रिगार्डिंग सोर्स बोलें तो जो सोर्स है वो दोनों थ्योरी का अलग अलग है। म्यूनिसिपल लॉ का अलग सोर्स है, इंटरनेशनल लॉ का अलग सोर्स है। तो कल हमने सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से सोर्स थे जो हमने कल पढ़े थे, और इसी तरीके से उनके बेस पर आप बता सकते हैं कि म्यूनिसिपल लॉज के कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो आप सोर्सेज के बारे में बताइए, क्या सोर्सेज होते हैं? सर सोर्सेज में हम लोग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को ले सकते हैं कि कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसको प्राइमरी सोर्स भी माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का। और साथ साथ ये जो ड्यूअलिस्ट थ्योरी होती है उसमें म्यूनिसिपल लॉ आते हैं, इंटरनेशनल लॉ आते हैं। तो म्यूनिसिपल लॉ जैसे कि इंडिया का अपना एक पर्टिकुलर लॉ चल रहा है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो इनके अपने अलग कस्टम्स होते हैं। इंडिया का अपना अलग एक कस्टम है तो ये अपना अलग चलते हैं। वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ के अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, वो सब अलग चलते हैं अंडर म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, कस्टम वहाँ पर भी ग्रो होते हैं लेकिन वो सारी कंट्रीज एक साथ फॉलो करती हैं एक दूसरे के कस्टम्स को, ट्रीटीज बनाती हैं उस हिसाब से। तो इसमें पहले म्यूनिसिपल लॉज है। म्यूनिसिपल लॉज में हम लिखेंगे, इन ड्यूअलिस्टिक थ्योरी म्यूनिसिपल लॉज आर डेवलप फ्रॉम द कस्टम्स विच आर ग्रोन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की बाउंड्री
इसके अंदर ये ग्रो होते हैं। क्या ग्रो होते हैं? आपके कस्टम्स जो हैं वो अडॉप्ट कौन करता है? म्यूनसिपल लॉ अडॉप्ट करता है इसको। और जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी थ्योरी में हम लिखेंगे, इन ड्यूअलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल लॉ आर डेवलप फ्रॉम द कस्टम्स विच आर ग्रोन अप अमॉन्ग द स्टेट्स एंड लॉ मेकिंग ट्रीटीज कंक्लूडेड बाय देम। जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज होती हैं, इनके जो कानून बनाती हैं, उन ट्रीटीज के ऊपर बेस करके इंटरनेशनल लॉ तैयार होता है। तो दोनों के अंदर ही कस्टम्स हैं, लेकिन एक विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री है, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर है, और दूसरा कंट्री की बाउंड्री के बाहर है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो था सोर्सेस। इसके ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम। किसके बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं? म्यूनसिपल लॉ और दूसरा हमारा कौन सा लॉ है? इंटरनेशनल लॉ। अब दूसरा जो इसका है ग्राउंड वो है सब्जेक्ट, रिगार्डिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैटर में कैसे अलग अलग है म्यूनसिपल लॉ और हमारे इंटरनेशनल लॉ? बताइए अगर किसी को पता है तो। सर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ पर वो डील कर रहा है। तो जैसे कि नाम बताता है म्यूनिसिपल लॉ, तो ऑब्वियसली उसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं उस कंट्री के, और कॉर्पोरेट एंटिटीज आ जाती हैं जैसे कंपनीज वगैरह। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ जब इंटरनेशनल लॉ की बात होती है, वो प्राइमरीली रेगुलेट करते हैं रिलेशंस बिटवीन द स्टेट, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को बोला ही गया है बाय द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हु इज ह्यूगो ग्रोशियस की लॉज ऑफ नेशन। तो यहाँ पर नेशन की बात करेंगे। जो सब्जेक्ट होगा इधर नेशन होगा इंटरनेशनल लॉ का, और म्यूनिसिपल लॉ का सब्जेक्ट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगी। तो सब्जेक्ट में हमें पता लगा कि म्यूनसिपल लॉ के अंदर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। म्यूनसिपल लॉ सब्जेक्ट इज अ रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट। इनके बीच में जो भी रिलेशंस होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज जो होते हैं हमारी बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स वगैरह जो हैं वो, प्लस हमारे जो इंडिविजुअल के आपस में रिलेशंस होते हैं, उनके ऊपर बेस करके हमारा क्या बनता है? म्यूनसिपल लॉज बनता है। दूसरा लिखेंगे हम इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में लिखेंगे सब्जेक्ट इन रिलेशन बिटवीन द स्टेट। जो राज्यों के बीच में, देशों के बीच में जो व्यवहार है, संबंध है, उसके ऊपर बेस करके बनेगा इंटरनेशनल लॉ। तो दूसरा मैटर हो गया हमारा, सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, ग्राउंड्स इसका। तीसरा ग्राउंड कौन सा है इसका? हमारा तीसरा ग्राउंड है हमारा प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत किस तरह से अलग है म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के? सर जो म्यूनिसिपल लॉ होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू चलेगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ होगा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पैक्टा सिंट सर्वेंटा का रूल फॉलो होगा, जिसका मतलब होता है प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। तो म्यूनसिपल लॉ के अंदर किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन से प्रिंसिपल है? जो प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि जो हमारे देश का लेजिस्लेशन, जो हमारा लोकसभा राज्यसभा जो कानून पास करती है, उसको हम लेंगे प्रिंसिपल्स के अंदर, म्यूनसिपल लॉ के अंदर। और जो इंटरनेशनल लॉ है, दीज लॉज आर फॉलोड एंड ओबेड बिकॉज द स्टेट एंड द मॉरली बाउंड टू ऑब्जर्व दैम। ये स्टेट जो है मॉरली बाउंड इन लॉज को हमारा ऑब्टेन करने के लिए, ओबे करने के लिए, तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ वो बंधे हुए हैं। अगर हम ड्यूअलिस्टिक थ्योरी का क्रिटिज्म लिखें, इसकी आलोचनाएं लिखनी हो हमें, तो इसकी आलोचनाएं में हम क्या क्या लिख पाएंगे? ड्यूअलिस्टिक थ्योरी के अंदर बेसिकली आपको ये पता लगा कि यहाँ पे दो तरह की पावर है, एक म्यूनसिपल है, एक इंटरनेशनल है। दोनों अलग अलग लॉ हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों के अलग अलग सोर्स हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल है, मतलब दोनों बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज हैं, ये ड्यूअलिस्टिक कहता है। तो इसके क्रिटिज्म में हम क्या लिख सकते हैं? पहला तो हम यही लिख सकते हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब एक कैसे हैं ये बताइए आप। एक कैसे हैं? ये दोनों थ्योरी जो है हम कहते हैं अलग नहीं है, एक थ्योरी है। तो एक थ्योरी क्यों है? ये इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ एक क्यों है? क्योंकि इनका जो अल्टीमेटली किसके ऊपर एनफोर्स हो रहे हैं दोनों लॉ? इंडिविजुअल्स के ऊपर एनफोर्स हो रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए कानून बन रहे हैं, व्यक्ति, देश जो है, देश के ऊपर भी अगर कोई कानून लागू होता है तो वो किसके ऊपर? उसके सिटीजन्स के ऊपर लेके आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सिटीजन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वजह से अल्टीमेटली इस थ्योरी का क्रिटिज्म ये हो सकता है कि ये जो भी लॉ है, चाहे वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, चाहे वो म्यूनसिपल लॉ है, वो दोनों लॉ बेसिकली फ्रेम किसके लिए हो रहे हैं? उसके सिटीजन्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि दोनों अलग अलग थ्योरी हैं वो गलत है। अब नरेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कुछ कहना नहीं चाहते हैं? चलो, तो ड्यूलिस्टिक एक और इसका डिफरेंशिएशन है कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी म्यूनसिपल लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट इन सर्टेन स्टेट
adopt some international law as a fundamental principle of the state even against its own will. मतलब कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लेती है, जैसे यूडीएचआर के अंदर हमें बताया ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, तो इंडिया ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया उस इंटरनेशनल लॉ को। कैसे अडॉप्ट कर लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स बना दिए उसी के। तो यानी कि हमें ऑब्लिगेट किया गया, मजबूरी हमारी बन गई कि हमें ये अडॉप्ट ही करने पड़ेंगे, तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी, उसको परमानेंट लॉ बना दिया। तो ये भी एक ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म उसका ये हो सकता है कि ये कहना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो गलत है। कई बार इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ का ही पार्ट होते हैं। It is not correct to say that international law regulate the relation of the state only at the present, but it also regulate the certain activities of individual as well. ये सिर्फ स्टेट से जुड़े लॉ ही नहीं होते जिसे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, ये इंडिविजुअल से भी रिलेटेड लॉ होते हैं, व्यक्ति से जुड़े हुए कानून होते हैं। इसलिए ये कहना सर्वथा सही नहीं है कि ये लॉ जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ओनली इन्फोर्सेबल ऑन द स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के ऊपर ही सिर्फ एनफोर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी होते हैं। और पैक्टा संट सर्वंदा जो इसका नियम है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है इसका, इसका मीनिंग क्या होता है वैसे? Promises must be kept. एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, कोई भी एग्रीमेंट आपने किया तो उसको आपको पालन जरूर करना है। तो प्रोमिसेस यानी कि एग्रीमेंट आपको अपने निभाने पड़ेंगे। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर आपने कोई वादा किया है तो उस वादे को आपको निभाना पड़ेगा। ये कहता है आपका पैक्टा संट सर्वंदा, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कोई भी इंटरनेशनल लॉ है तो इसी पे बेस होके बनता है। तो यहाँ पर भी इसका क्रिटिज्म इसका उपयोग किया है, बोला है कि केवल यही किसी भी चीज़ का जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये लॉ नहीं हो सकता, प्रिंसिपल बेस नहीं हो सकता कि हर लॉ जो है इसी इसी से बन जाए कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। कुछ लॉज जो होते हैं वो बिना एग्रीमेंट के भी इन्फोर्सेबल हो जाते हैं, कुछ ट्रीटी समझौते ऐसे होते हैं। अब पहली थ्योरी हमारी ड्यूलिस्टिक हो गई, दूसरी हमारी थ्योरी कौन सी थी? मोनिस्टिक थ्योरी थी। तो मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में किसी को पता है तो एक बार बताइए क्या होता है मोनिस्टिक थ्योरी? सर कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जो म्यूनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है, ये दो अलग अलग नहीं चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। हम्म मतलब ये कहता है कि दो थ्योरी नहीं है, ड्यूलिस्टिक थ्योरी में दो थ्योरी बता दिया था, म्यूनसिपल और पब्लिक दोनों अलग अलग थ्योरी, लेकिन इसमें ये कहता है कि दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रीटी हुई तो वो ट्रीटी कहाँ पे एप्लीकेबल की जाएगी, एनफोर्स कहाँ होगी? स्टेट के अंदर होगी, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट होगी। क्योंकि अगर कोई भी उसका सिटीजन है वो किसी इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट करता है, कोई ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन कर लेता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर रहा है, तो उसका जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल होगा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल लॉ किसके ऊपर लग रहे हैं? सिटीजन के ऊपर लग रहे हैं जो इंडियन सिटीजन है। तो इसलिए कहता है कि अल्टीमेटली जो थ्योरी है ये एक ही है, मतलब म्यूनसिपल लॉ जो है और पब्लिक इंटरनेशनल दोनों अलग थ्योरीज नहीं है। म्यूनसिपल लॉ को अडॉप्ट करना पड़ता है इंटरनेशनल लॉज को। तो जर्मन स्कॉलर थे मॉसर, जिनका जन्म हुआ था 1701 में और डेथ हुई 1785 में। और इसके अलावा मार्टिन्स जो इसके थे, उन दोनों ने इस थ्योरी को डिफाइन किया है, बताया है। अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी, म्यूनसिपल लॉ एज वेल एज द इंटरनेशनल लॉ आर द पार्ट्स ऑफ द वन यूनिवर्सल लीगल सिस्टम सर्विंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी इज वन वे और अनदर। मतलब एक रास्ता हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि दो अलग अलग थ्योरी है तो गलत है। बोथ म्यूनसिपल लॉ एज वेल एज द इंटरनेशनल लॉ आर द पार्ट ऑफ द वन यूनिवर्सल लीगल सिस्टम, दोनों एक ही यूनिवर्सल लीगल सिस्टम के पार्ट हैं, सर्विंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी इन वन वे और अनदर वे। ये जो ह्यूमन कम्युनिटी जो है उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, चाहे एक तरीके से बोलें या अलग तरीके से बोलें, पर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मोनिज्म, मोनिज्म के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जो ये मोनिस्टिक थ्योरी है, बोथ म्यूनसिपल एंड द इंटरनेशनल लॉज आर द मेड ऑफ द इंडिविजुअल। म्यूनसिपल लॉज इंडिविजुअल एंड द इंटरनेशनल लॉ आर ऑल्सो ऑब्टेनिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द स्टेट्स। मतलब ये जो जितने भी लॉज हैं, ये सारे जो म्यूनसिपल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ है, वो एनफोर्स कौन कर रहा है? वो स्टेट कर रहा है, वो राज्य कर रहा है, उसके बाद कंट्री कर रही है। बोथ लॉज आर मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द डिफरेंट वे। दोनों जो है ह्यूमन बींग्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, चाहे वो म्यूनसिपल लॉ है चाहे वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। अब अगर हम बात करें इसकी जो है डेलीगेशन थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी के अंदर दोनों
थ्योरी आती है तो आपने पढ़ी ली है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं, अगली थ्योरी है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। तो हार्मोनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या है? पहली वर्ड तो ये जो वर्ड है हार्मोनी, इससे बना है हार्मोनाइजेशन जो है। तो हार्मोनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मनी का मीनिंग होता है कि एक सामंजस्य बना के चलना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। हम्म, मतलब मिलनसार, मिलकर जीने की वो आना चाहिए आपको। ठीक है, इसे कहते हैं हम हार्मनी। और हार्मोनाइजेशन का मतलब वही थ्योरी है जहाँ पे सारी कंट्री जो इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलें, मिल के चलती हैं, तो वो हार्मोनाइजेशन थ्योरी है। तो नाइदर द म्यूनसिपल लॉ नॉर द इंटरनेशनल लॉ हैज़ द सुप्रीमेसी टू ईच अदर। अगर हम कहें दोनों में से कौन सुप्रीम लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है या म्यूनसिपल लॉ सुप्रीम है, तो दोनों में से कोई भी लॉ सुप्रीम नहीं है। दोनों लॉ जो है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। और बेसिकली दोनों का काम क्या है कि जो ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन देना, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ऑल कंट्राडिक्शन बिटवीन देम मस्ट बी हार्मोनाइज। द जजेस मस्ट एम टू हार्मोनाइज बोथ द सिस्टम रेदर देन ट्रेसिंग वन सिस्टम सुपीरियर टू अनदर। जो जजेस होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, या जो म्यूनसिपल लेवल की जो कोर्ट होती हैं, जो हमारी अपनी कोर्ट्स जो होती हैं, होम कोर्ट्स जिनको कहते हैं, तो वो कोर्ट्स हों या इंटरनेशनल कोर्ट हो, इनके जजेस का एक ही मकसद रहता है कि वो पीस मेंटेन करें, शांति बनाए रखें, हार्मोनाइज सिस्टम तैयार करें दोनों के बीच में। तो इस वजह से दोनों स्टेट के बीच में कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, उसको सोल्यूशन करने का काम करें। तो बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड द म्यूनसिपल लॉ एड्रेस द डिफरेंट इश्यूज। दोनों अलग अलग इश्यूज को एड्रेस करते हैं। इंटरनल लॉ कंसंट्रेटेड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनसिपल लॉ। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यही है कि दोनों मिलकर जो है देश के लिए काम करते हैं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको चेक कर रहे हैं कि इंडिया में म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ का क्या रोल है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय द इंडियन जुडिशरी, ये हमारा इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है। तो आप ये बताइए कि इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है, किस तरह से हमने अडॉप्ट कर रखा है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इंटरनेशनल कन्वेंशन को, किस तरीके से हमने उनको लॉ के रूप में अपने देश में शामिल किया हुआ है। क्या हमने एज ए लॉ उसको अडॉप्ट कर लिया अपने लॉ के अंदर, या हम एज ए इंटरनेशनल लॉ इसको मान रहे हैं? तो किस तरह से कर रहे हैं बताइए एक बार। सर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इंटरनेशनल लॉ है और जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़्यादातर तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का आइडिया जो मैग्ना कार्टा से निकला था, ये हमारे इंडियन जुडिशरी ने, हमारे भारत के संविधान ने भी अडॉप्ट किया। अंडर आर्टिकल 51C में जो स्टेट होता है, इसके पास मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे लीगल ट्रीटीज़ जो होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और साथ-साथ अगर उनका कोई आइडिया हमें अच्छा लगता है, तो हमें उनके आइडिया को अपने इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से ढालना होगा बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशंस। तो ये एक तरीका है। दूसरा मतलब एनएचआरसी का जो कॉन्सेप्ट था, वो सारा फॉलो होता है। हम्म, यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से फॉलो होता है, और स्पेशली हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें थी वो है आर्टिकल 51C, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल 51C हमें ये कहता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा जो देश है वो रिस्पेक्ट करेगा इंटरनेशनल लॉज को, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करेगा, और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी उसको ऑब्लिगेट करेगा, यानी कि उसकी जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करेगा या अपने अपने देश के अकॉर्डिंग उनको एनफोर्स करेगा इंटरनेशनल लॉ को। अब बेसिकली दो चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा कहता है। जो भी हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी ट्रीटीज़ होती हैं वो शांति के ऊपर होती हैं, तो आपस में झगड़ा ना करें जो कंट्रीज़ हैं वो, या दूसरा हमारा ये जो होती है ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है पीस के लिए होती हैं, या फिर ह्यूमन राइट के मुद्दे पर ये ज़्यादातर काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे यूडीएचआर के अंदर जो सबसे पहले कन्वेंशन है उसके अंदर बोला गया कि कुछ ह्यूमंस के राइट्स हैं जो बेसिकली सबको अपने म्यूनसिपल लॉज के अंदर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा ताकि एनफोर्स हो सके। तो इंडिया ने क्या किया कि इनको ऐसे फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट कर लिए। लेकिन इतना भी होने के बाद भी जब अगेंस्ट दोबारा से शिकायतें आने लगी, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी ह्यूमन राइट वायलेशन की, इंडियन की आर्मी के ऊपर लग रहा था ये आरोप। तो इस आरोप से बचने के लिए 1993 के अंदर इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
बनाया और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया, और ये भी आप देश में इसी को काम कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट के वायलेशन को रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम इंटरनेशनल लॉज के ऊपर ही बेस करके हो रहा है। तो इंटरनेशनल जितनी कन्वेंशन है, ट्रीटीज़ हैं, उनको सम्मान देना, उनको इनकॉर्पोरेट करना अपने इंटरनल जुडिशियल सिस्टम के अंदर, ये इंडिया की परंपरा रही है। तो इंडिया ने हमेशा अपने डोमेस्टिक लॉज के अंदर अपने जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको शामिल किया है या उनका सम्मान किया है, उनकी रिस्पेक्ट की है। तो इंडियन जुडिशरी जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉज विद इन द डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। हमने अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में इनको अडॉप्ट कर लिया है। द जुडिशरी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द इंटरनेशनल लॉ। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो व्याख्या है, वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग की है। तो कई तरीके से हमने इसको किया है। पहला तरीका क्या है, इनकॉर्पोरेशन इनटू अ डोमेस्टिक लॉ। कुछ लॉज को हमने अपने डोमेस्टिक लॉ में शामिल कर लिया, इंटरनेशनल लॉ को। दूसरा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हमने कुछ लॉज की जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कर दी, यानी कि उसकी हमारे जो जजेस हैं उसको एज ए इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करें, हमारे कुछ आर्टिकल की प्रोविजंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हमारे यहाँ पे PIL का कॉन्सेप्ट है जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट की है उसके अगेंस्ट हम PIL फाइल कर सकते हैं। रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लॉ, अगर हम बात करें कोई भी इंटरनेशनल लॉ की, तो हम अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इंटरनेशनल लॉ को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर हो सकता है ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, समझौते होते हैं, उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं और साथ में उसको एप्लीकेबल करते हैं इंडिया के अंदर विद इन द लोकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल लॉ आ गया। तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पहले वो पूछ लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। किसी का भी कोई डाउट नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन अब शुरू कर रहा हूँ। इसका अगला क्वेश्चन मैंने हाई सीज बोला था आपको, कुछ सर पेपर पूछना में है क्वेश्चन हिमांशु? आएगा तो, हाँ जी सर, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें इंडियन इंडियन को इसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ इंडियन। अगर क्वेश्चन में हमें इंडियन पूछता है तो हम इंडियन बता देंगे, नहीं पूछता है तो हमारा ऑप्शनल है, हम लिखें या ना लिखें। ठीक है सर, थैंक यू। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ, तो आप सारा वही लिख देना, ये ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिख दो तो अच्छा है, प्लस पॉइंट है। मान लो कंटेंट कम पड़ जाए लिखते लिखते, शीटें ना भरे, तो इंडियन जुडिशरी का डाल देना, मतलब यूज़ कर सकते हो इसको। और कई बार वो पूछ भी लेता है। ठीक है सर। ठीक है। अब हाई सीज, अब ये सीज का जो बंटवारा है ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। आज फिलहाल मैं आपको हाई सीज बता रहा हूँ। हाई सीज के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। वैसे सीज को जो बांटा गया है उसमें कई जोन है, वो मैं आपको मतलब कुछ वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, अभी नहीं, बाद में। आज की क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हमने पहला क्वेश्चन दूसरा ले लिया। कल हम पहला क्वेश्चन कभी सीज का लेंगे तब इसको बताऊंगा, इकोनॉमिकल जोन क्या होता है और किसकी कंट्री की कहाँ तक पावर चलती है। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया के पास जितने भी ओशंस हैं, कितने ओशंस हैं इंडिया को जो टच करते हैं, कितने समुद्र हैं हमारे पास? इंडियन ओशन है एक, तो और कौन सा है? और अब टोटल वर्ल्ड में 7 सीज हैं। आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, जो इंडिया के पास आर्टिक है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, मतलब टोटल 7 सीज हैं, लेकिन साथ के साथ थोड़ा ना इंडिया को टच करती हैं। तो ये जितनी भी सीज हैं, देखो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता किससे होता है? जो हमारे जैसे अंडमान निकोबार है, दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली है, ये हमारे जो है बिल्कुल समुद्र के बीच में जाके एक छोटे से टापू हैं। इस टापू का जब हम क्लेम कर लेते हैं तो इसका जो कोस्टल एरिया होता है, इसके जो रेडियस बनता है, जैसे सर्कल खींचते हैं ना, सेंटर से सर्कल हम खींचते हैं, तो उसके अंदर जितना पार्ट आ जाता है वो हमारा अपना समुद्री हिस्सा हो जाता है वर्ल्ड का, मतलब हमारी कंट्री, उसके अंदर जो भी चीज़ निकलेगा वो हमारा है। अब इस एरिया को छोड़ दो, ये एरिया आपके अपनी रेंज के अंदर होगी, यहाँ तक इंडिया का कानून चलेगा। इसके ऊपर से अगर प्लेन भी गुजरेगा तो हमें टैक्स देगा, इसके अंदर से पानी का जहाज जाएगा तो हमें टैक्स देगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो हमें हमारी है, मछली निकलेगी तो हमारी है, सोना निकलेगा तो हमारा, पेट्रोल निकलेगा तो हमारा, कोल निकलेगा तो हमारा, सब कुछ हमारा है, मतलब इसके अंदर जो भी होगा। लेकिन
इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाओ जो ना तो चाइना का है, ना इंडिया का है, ना नेपाल, ना किसी और कंट्री का है, वो ऐसा एरिया है जो सबके रेडियस से बाहर आ रहा है, उस एरिया को कहते हैं हाई सीज। जैसे आप ये समझ सकते हो कि ये पब्लिक पैसेज है, गुजरने के लिए फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इसके ऊपर से जहाज उड़ेगा तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी कंट्री का हिस्सा है ही नहीं, ये सबके लिए इक्वल है, क्योंकि ये हाई सीज है। तो हाई सीज वो एरिया है जहाँ पर किसी का कोई भी कानून, माना किसी भी देश का जो रेडियस है वो नहीं आता है, उसका हिस्सा नहीं है, देश का हक नहीं है, किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं है, फ्री है, वो हाई सीज है। लेकिन हाई सीज के अंदर जो अगर क्राइम हो जाए कुछ, इसके अंदर अगर कोई भी क्राइम हो जाए तो कौन सजा देगा? तो वहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लगता है। लेकिन वो सुनवाई किस कोर्ट में होगी? जो उसके पास सबसे पास जो कंट्री है वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर अभी ऐसा पता लग जाता है कि हाई सीज के अंदर पेट्रोल है, अब उस पेट्रोल को निकालने का प्रोसेस हमें शुरू करना है, तो उस पेट्रोल का मेजर पार्ट किस कंट्री को मिलेगा हाई सीज में से? अब अमेरिका तो यहाँ है ही नहीं, मान लो इंडियन ओशन में अमेरिका है ही नहीं, तो क्या अमेरिका को उसका हिस्सा मिलेगा जो हाई सीज में से निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है नो सर। तो किसको मिलेगा? तो जो कंट्री सबसे ज़्यादा पास होगी उसे। जो हाई सीज में से दो लोगों को मिलेगा, पहला जिसने इन्वेंट किया, जिस भी कंट्री ने उसको खोज कर निकाला, दूसरा जो उसके प्रोसेस को कर रहा है, निकालने की प्रक्रिया को कर रहा है, तीसरा उसके आसपास की जो भी कंट्रीज हैं जो उसके रेडियस में आ रही है, मतलब जो सबसे पास कंट्रीज हैं वो, इन तीनों का हिस्सा रहेगा, बाकी किसी कंट्री का हिस्सा नहीं। पब्लिक सीज सबकी संपत्ति है। और फॉर एग्जांपल मान लो एक पानी का जहाज यहाँ से गुजर रहा है, उसने ऑयल लीक कर दिया हाई सीज के अंदर, फिश के लिए डेंजरस हो गया, उसका ऑयल टैंक लीक हुआ, उसको कौन सजा देगा हाई सीज के अंदर? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉज के लिए सजा देगा उसका। तो ये आपको समझना चाहिए, हाई सीज का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा, आपको पूछा जाएगा हाई सीज। तो हाई सीज ऐसे ही आप समझ सकते हो। तो मैंने नॉर्मली आपको छोटा करके हाई सीज तो बता दिया, बाकी मैं इकोनॉमिक जोन वगैरह जो भी है वो आपको कल की क्लास में या फिर परसों कभी हम दोबारा क्लास लेंगे तब इसको बताऊँगा। अभी मैं आप हाई सीज के बारे में बताता हूँ। तो हाई सीज क्या है? आपका वो एरिया है जो किसी भी कंट्री के रेडियस के अंदर नहीं आता, वो फ्री है सबके लिए। पानी का जहाज जाए, हवाई जहाज जाए या कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई टैक्स कोई नहीं दे सकता, वो सबके लिए ठीक है। तो हाई सीज मीन्स ओपन ओशन और इंटरनेशनल वाटर रेफर टू द portion of the world's ocean that lies beyond the jurisdictions of any particular state। तो ऐसा एरिया जो किसी भी कंट्री के जुरिडिक्शन से बाहर है उसे हम लोग हाई सीज कहते हैं, ओपन सीज कह देते हैं उसको। एरिया ऑफ द सी that are not subject to sovereignty of any state and considered to be a part of global commons। तो ये किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी का पार्ट नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड के लिए, सबके लिए खुला है, सबके लिए इक्वल है। मैरीन एक्टिविटी आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ इन द रीजन ऑफ द हाई सीज। हाई सीज के अंदर जो मैरीन एक्टिविटीज़ होती है, जो पानी से जुड़ी एक्टिविटी हैं, समुद्र से जुड़ी एक्टिविटी हैं, जैसे शिप, जैसे फिशरीज, फिशिंग करना, फिश निकालना उसके अंदर, या और कोई संपदा उसके अंदर छुपी हुई है, वो सब मैरीन एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करता है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। द हाई सीज आर द ई कंपस वास्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन कवरिंग द अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो पूरे वर्ल्ड के अगर हम सरफेस की बात करें तो 2/3 एरिया जो है वो ओपन ओशन है, हाई सीज है, जो किसी कंट्री के कब्जे में नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसमें मेजर पार्ट तो ओशन ही है, सबसे ज़्यादा तो ओशन है, लैंड एरिया कम है उसके अंदर। तो उसमें से भी 2/3 जो है वो ओपन सीज है। तो हाई सीज आर ओपन टू ऑल स्टेट्स एंड आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो इसको सबके लिए ओपन बोला गया है, किसी के लिए बंधा हुआ नहीं है, और साथ में ये हेरिटेज है मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए। इंटरनेशनल लॉ आर रिलेटेड टू द हाई सीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सीज। तो एक ये आपको लिखना चाहिए वैसे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जिसे यूएन क्लॉज भी कहते हैं, यूएन क्लॉज कहते हैं इसको। तो यूएन क्लॉज क्या है? वो लॉज हैं जो सी के लिए बनाता है। कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन बनाता है, वो सी जहाँ पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है। अब प्रिंसिपल एंड फ्रीडम ऑफ द हाई सीज। अब हाई सीज के प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसके फ्रीडम्स क्या क्या हैं? तो पहला जो है इसका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब ये नेविगेशन जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है?
सर आसपास जो शिप्स वगैरह सेल करती है, नेविगेट करती है, ये मीनिंग है। हाँ मतलब देखो, अगर इंडिया के पास से कोई भी जाता है तो इंडिया के जो सबमरीन होते हैं, जो इंडिया के अपना जो उसका सेटेलाइट्स है, वो नज़र रखती है ना उसके ऊपर, कोई अनवांटेड या कोई ऐसा जो विदाउट परमिशन क्रॉस ना कर जाए इंडिया के, या तो एयर बाउंड्रीज हैं या फिर आपकी अर्थ है या ओशन है, उससे गुजरना अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम है नेविगेट करने की, आप बिना किसी परमिशन के इसको क्रॉस कर सकते हैं। आपको किसी भी कंट्री से कोई परमिशन, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। विच अलाउ शिप्स टू ट्रेवल द हाई सीज विदाउट एनी हिंड्रेंस फ्रॉम द कोस्टल स्टेट। जो कोस्टल एरिया की जो उसकी स्टेट है, सबसे पास का जो राज्य है, देश है, उससे परमिशन लिए बिना वो वहाँ से गुजर सकते हैं। दिस फ्रीडम एंश्योर दैट unamped movement of the vessel engage in trade, tourism, research और any other lawful activity। लेकिन इसके अंदर शर्त भी है, कौन से वेसल गुजर सकते हैं? जो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, जो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, जो रिसर्च के लिए जा रहे हैं, या किसी और लॉफुल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। यानी कि कोई इलीगल वेसल अगर जाता है तो उसको वहाँ के कोस्टल स्टेट जो है वो अरेस्ट कर सकती हैं, रोक सकती हैं, अपने कब्जे में रख सकती हैं। ये इनके पास पावर है। फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, ओवरफ्लाइट मतलब एयर के थ्रू जाना। तो अलाउइंग द एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ओवर द हाई सीज विदाउट द इंटरफ्रेंस, फ्रीडम फॉर एयर ट्रेवल, सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर लेजिटिमेट पर्पसेस। इसमें वो ये इलीगल पर्पस के लिए कोई भी प्लेन उस चीज़ का यूज़ करेगा तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, कोस्टल कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ फिशिंग, अब फिशिंग सबसे ज़्यादा ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि हाई सीज़ के अंदर जो फिशेज़ हैं वो किसकी हैं, ये हमेशा एक विवाद का मुद्दा रहा है। क्योंकि समुद्र की जो संपदा है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो फिश ही तो हैं। तो फिशेज़ को भी इतना मत निकाल लो कि वो उनकी प्रजाति नस्ल ही ख़त्म हो जाए, जिसकी नस्ल के आप वहाँ से फिशिंग कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसलिए एक लिमिट डिसाइड की गई है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड फिशेस निकाल लो वहाँ से, कोई उसमें रोक टोक ही नहीं। तो वो भी है, उसके लिए भी है, क्योंकि डेंजरस स्पीसीज जो हैं उनके लिए प्रोटेक्शन करवानी ज़रूरी है। तो फिशिंग आर हाई सीज आर द फ्री बट सर्टेन लिमिटेशन कंजर्वेशन मेजर्स इज इस्टेब्लिश बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें तय हुई हैं उसी हिसाब से आप उतनी ही फिशरिंग्स कर सकते हैं जितनी आपको अलाउड है। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इस एरिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हर देश को इजाज़त है। फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन में अमेरिका का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अमेरिका आके यहाँ पे हाई सीज़ के अंदर रिसर्च कर सकता है, उसके पास ये परमिशन है, मतलब उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो रिसर्च का काम कर सकता है। अब रिसर्च क्यों की जाती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो सीज़ के अंदर ही हैं। तो क्या क्या निकलता है सीज़ के अंदर से, किसी को कोई आइडिया हो तो? सर सी से पेट्रोल भी मिल सकता है, कोल भी मिल सकता है, सब डायमंड्स वगैरह सब मिल सकते हैं सी से। तो मतलब बहुत सारे हैं, जो यूरेनियम है आपका, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके सीज़ से मिल सकती हैं। सर ये कह सकते हैं तो बहुत सारे इसलिए एलिमेंट्स हमें सीज से मिल सकते हैं। हाँ, एलिमेंट्स मिल सकते हैं हमें। तो ये सब चीज़ें जो है सीज़ के अंदर है, उसको रिसर्च करके कोई भी ढूंढ सकता है, और जो ढूंढेगा उसका तो अधिकार होगा ही, प्लस कोस्टल एरिया के अंदर जो सबसे पास कंट्री है उसका भी राइट हो जाएगा उसके ऊपर। दिस इंक्लूड द मैरीन साइंटिफिक रिसर्च एम्ड एट इंक्रीजिंग द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैरीन एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और रिसोर्स। किसी के ऊपर भी रिसर्च करना अलाउड है। फ्रीडम ऑफ केबल एंड पाइपलाइन बाय लेइंग, अब आपको पता है जैसे हम लोग ईरान से गैस मंगाते हैं, इंडिया जो है ईरान से गैस मंगाता है, तो कैसे मंगाता होगा गैस? ईरान से गैस इंडिया कैसे आती है? सीज से सर। नहीं, सी से तो आती है, पर क्या शिप में आती है, क्या एयरक्राफ्ट से आती है, कैसे आती है? पाइप से। सबमरीन। नहीं, पाइपलाइन बिछा रखी है हमने ईरान से लेके इंडिया तक। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा ना हमारा। एक बार हमने पैसा लगा के पाइपलाइन बिछा दी है ईरान से लेके इंडिया तक समुद्र के थ्रू, अब उससे हमारी गैस आ रही है, लेकिन वो जिस जिस कंट्री से होकर गुजरती है हमें उस कंट्री का टैक्स देना पड़ता है। ये इसके अंदर रूल है। हम लोग रशिया से पेट्रोल मंगाते हैं, तो वो पेट्रोल आता कैसे है हमारा? टैंकर के थ्रू आएगा, शिप में लोड होके, एयरक्राफ्ट से आएगा, या फिर पाइपलाइन से आ रहा है? पाइपलाइन से सर। तो पाइपलाइन से आ रहा है। हमारी इंटरनेट सेवाएं, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं, उसकी केबल्स भी समुद्र के अंदर बिछी हुई हैं।
तो फ्रीडम ऑफ केबल और पाइपलाइन, इसके अंदर सबको फ्रीडम है, कोई भी अपनी केबल पाइपलाइन डाल सकता है इसके अंदर। Submarine cables and pipelines for the various purposes such as the communication, energy transport, scientific research, freedom of facility of the global connectivity and exchange of the information, ये सब चीज़ें जो हैं इसके थ्रू हो रही हैं हाई सीज़ के थ्रू। तो हाई सीज़ का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जिन बच्चों ने पॉइंट लिख लो एक बार, अगर लिख सकते हो तो उससे ये होगा कि आप फिर बना लोगे उसको, पॉइंट आपके पास होंगे तो इसमें पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट। लिख लिए दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर हमारा फ्रीडम ऑफ फिशिंग। चौथा पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। पांचवा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ केबल एंड पाइपलाइन बाय लेइंग। ये हमारे 5 पॉइंट हैं। लिख लिए हैं, किसी ने नहीं लिखे हो तो बता देना, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आएगी उसमें से आप लिख लेंगे। ये तो हमने इसके बेनिफिट बता दिए। अब हाई सीज के आपको, हाई सीज का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब आप इसको याद करने बैठेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब मैंने इसके बेनिफिट तो बता दिए, लेकिन क्या इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी हो सकते हैं, तो नुकसान से बचने के लिए कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इसने ग्लोबल लेवल पर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ने ऐसा कुछ कर रखा है? तो यस, ऐसा है। तो रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे अब हम इसके अंदर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ हाई सीज। हाई सीज की फ्रीडम अभी हमने पढ़ा और हमें अच्छा भी लग रहा था सुनने में कि सब कुछ फ्री है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शंस आर एम्ड एट द प्रोटेक्टिंग द मैरीन एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग द ओवर एक्सप्लोशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें का रिस्ट्रिक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन को, और हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। तो पहला क्या है इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। आपको कंजर्वेशन करना है, किसका कंजर्वेशन करना है? मैनेजमेंट रिसोर्सेज का। टू प्रिवेंट द ओवर फिशिंग, हमें ओवर फिशिंग से बचना है, प्रोटेक्ट करना है वल्नरेबल मैरीन स्पाइसीज और हैबिटेट। हमें समुद्र का जो नेचुरल हैबिटेट एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। बिगड़ता कैसे है? वो हमारे बहुत सारे शिप्स ऐसे होते हैं जो अपनी मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखते, उसमें से ऑयल लीक हो जाता है। वो ऑयल सबसे ज़्यादा डेंजरस है सीज के एनिमल्स के लिए क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट के अगेंस्ट है वो। इसके अलावा पोल्यूशन, सबमरीन जो जाते हैं अंदर, वो सब चीज़ें नुकसानदायक, तो उसको उतना ही करें जितना उनके हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को नुकसान ना हो। अब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाई सीज के अंदर इतना ना घुस जाएं कुछ भी कीमती चीज़ निकालने के चक्कर में, समुद्र मंथन करने चल गए भगवान की तरह और हमने सारा कुछ ख़राब कर दिया है, वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसा नहीं करना हमें। दिस इंक्लूड द रेगुलेशन ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द पोल्यूटेंट, प्रिवेंशन ऑफ द ऑयल स्पिल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द areas such as the coastal reefs and marines of the biodiversity hotspot। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए बिना ये सब काम करना है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, अब यहाँ पे किसकी सेफ्टी आ रही है? तो सेफ्टी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू एंश्योर द स्टेट्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेविगेशन एंड प्रिवेंट द एक्टिविटीज़ दैट मे पोज रिस्क ऑफ द मैरीटाइम सेफ्टी, यानी कि ऐसे रिस्क से बचा जा सके। इसलिए जो स्टेट्स होती हैं, जो कोस्टल एरिया के स्टेट्स होती हैं, उनका ये ऑब्लिगेशन है कि वो इंश्योर करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। लॉ एनफोर्समेंट, हमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स करना पड़ेगा हाई सीज में। तो कोस्टल स्टेट्स और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव द अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉ एंड रेगुलेशन ऑन द हाई सीज such as the fisheries regulation, pollution control measures and security related measures। अब है मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं हम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, देखो एक तो इकोनॉमिक जोन है जो कंट्री का अपना है, उसके अलावा कुछ और 200 नॉटिकल माइल्स तक उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी दे रखा है। मतलब एक तो इकोनॉमिक जोन है ही, वो तो आपका ही है समुद्र,
वो आपकी सीमा के अंदर आ रहा है। जो हम अपने है, जो हमारा इंडिया का मैप दिखता है उससे ऐसा जो हम समुद्र दिखाते हैं जितने एरिया को, वो हमारा इकोनॉमिक जोन है। लेकिन कुछ हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, 200 नॉटिकल माइल्स तक हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद जाके फिर हाई सी शुरू होता है। तो उसकी मेंटेन करना, उसके एनवायरनमेंट को देखना और उसके एक्सप्लोरेशन को, मतलब ओवर एक्सप्लोरेशन से बचाना, ये सब काम भी उस कोस्टल स्टेट्स का है जिसके अंदर वो आता है। पीस और सिक्योरिटी तो कोस्टल स्टेट्स का भी काम है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का भी काम है। दोनों का काम है कि शांति बनाए रखना। अब है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है आपकी, उसका काम है कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर हाई सीज के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए लॉज बनाए, उनको एनफोर्स करें। तो इसके लिए कौन सी काम करता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएमओ कहते हैं, आईएमओ कहते हैं। ये रीजनल फिशरीज जो होती है उनको मैनेज करती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, प्रमोट करती हैं आपकी कॉरपोरेशंस को जो आपके स्टेट्स के बीच में होती है। जो कोस्टल स्टेट्स दो हैं और दोनों के पास समुद्र है, तो दोनों के बीच में जो है समझौता है या फिर दोनों के बीच में जो क्या कहते हैं उसको, मिलकर काम करने की उनको वो देती हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है इंटरनेशनल जो सीज़ हैं, जिसे हाई सीज़ कहते हैं, ओपन ओशन कहते हैं, उनके लिए स्पेशल रूल्स और रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनाए हैं, जिनको एनफोर्स करने का काम इंटरनेशनल लॉ का रहता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हाई सीज़, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट आपके इस क्वेश्चन से जुड़े हुए, कोई आपको समझ में आया हो, कुछ पूछना हो? आ गया सर समझ में। ठीक है, अब कल कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं बता दूं आपको एक बार। कल कौन सा करोगे? वैसे आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो आप बताइए, जो कल हम कर लें। कल हम करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, डिस्कस टेरिटोरियल सोवेरेनिटी ऑफ स्टेट एंड इट्स एक्सेप्शंस। जो राज्य है उसकी संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता और उसके एक्सेप्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाद। इसके अपवाद, ये क्वेश्चन करेंगे एक। तो हम कोशिश करो कि पढ़ के आओगे तो डिस्कशन का पार्ट रहोगे तो अच्छा लगेगा सुनने में भी। और एक अजाइलम वाला क्वेश्चन मैंने आज नहीं करा पाया तो वो कल करा दूंगा। तो ये दो क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा, अजाइलम समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है। ये क्वेश्चन भी लिख लो अगर लिखना है तो। व्हाट आर अजाइलम्स? डिस्क्राइब द टाइप्स एंड इट्स अजाइलम आर राइट ऑफ अ पर्सन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है आपका। मतलब शरणार्थी जो होते हैं ना, शरणार्थी जो शरण लेते हैं दूसरे देशों में जाकर, वो अजाइलम है। जैसे हमारे अफगानी लोग, अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने बहुत कुछ किया तो वो सारे इंडिया भाग के आ गए, उसे कहते हैं शरणार्थियों से जुड़ा लॉ है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई क्लास से रिलेटेड सजेशंस आपको देने हो या क्लासेस से जुड़ी भी कोई बात जो आप बताना चाहते हो क्लासेस में, ये इम्प्रूवमेंट के लिए ये हो सकता है या कुछ और? सब सही चल रहा है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है वैसे आप लोगों को? हाँ जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल रहे हैं, डिस्कस टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वाला। एक मिनट, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वाला, एक मिनट मैंने कहा, जब मैंने अभी रिकॉर्डिंग वैसे आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। एक एक्सेप्शंस और था उसके अंदर, बस ये मुझे देखना पड़ेगा। ये वैसे आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका असाइनमेंट का, डिस्कस द टेरिटोरियल सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 है और अजाइलम वाला क्वेश्चन नंबर 11 है।
ये 6 और 11 है, मेरे असाइनमेंट जिनके पास हैं उनको पढ़ लेना 6 और 11। ठीक है, तो फिर कल हम करेंगे 2 क्वेश्चन, आप पढ़ के आना और कोशिश करना कि कुछ कल आप लोग भी बोलो। एक ही बच्चे सिर्फ इसी का ही बोलते हैं, बाकी सब तो चुपचाप सुनते रहते हैं। तो आप लोगों के भी तो एग्ज़ाम हैं। कितने लोग आप में से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं आशिका द्विवेदी। इसी का ही कर रही है सर, बाकी सब लोग नहीं जुडिशरी करेंगे, क्योंकि ये जितने भी लॉ आपके आ रहे हैं ना, ये सारे लॉ जुडिशरी का ही तो पार्ट हैं। अगर आप अभी से तैयार कर लेंगे तो आगे कम पढ़ना पड़ेगा, अभी कम पढ़ेंगे तो आगे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो अभी साथ के साथ लॉज को क्लियर करते जाओ। जितने लॉ आ रहे हैं, हिंदू लॉ आया था आपका, मुस्लिम लॉ है इस बार आपका, ये सब जुडिशरी के पार्ट हैं। साथ साथ सर नए नए सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन होते रहते हैं, जैसे यूपी पीसीएसजे का जो था सिलेबस, हाँ वो तो, उसमें आई थिंक 12 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। तो एनवायरनमेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ होगा ही होगा ऐड आगे चल के 2 साल बाद। हाँ तो कर देना चाहिए। हमें जितने भी लॉ आ रहे हैं ना, साथ की कोशिश करनी चाहिए कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले, आगे जाके हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। बल्कि कुछ नोट्स हम आज से ही ऐसे बनाना शुरू कर दें जिन फाइलों को हम सुरक्षित रखें अपने आने वाले जुडिशरी के एग्ज़ाम तक। मतलब अभी हम ऐसे नोट्स तैयार कर लें जो हमें कॉन्सेप्ट पूरा थॉरली रिवाइज करा सकें, छोटे छोटे पॉइंट्स, हमारा अपना ओन क्रिएशन। क्योंकि अपना लिखा हुआ जल्दी याद होता है, दूसरे का लिखा हुआ लेट याद होता है। तो जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो लोग अभी से अपने डायरीज नोट्स को मेंटेन करना शुरू करें, प्रिजर्व करना शुरू करें। ये नहीं है कि सेमेस्टर ख़त्म हुआ और फेंक दिया, उसको छोड़ दिया, पता ही नहीं है कहाँ चला गया। वो आगे आपका काम आएगा कि जुडिशरी के एग्ज़ाम में, या आगे कोई नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो नेट के एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ें काम आएंगे आपके, जो टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए। और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हैं जो लॉ से जुड़े हुए हैं, सब में ये सब नोट्स आपके काम आएंगे। इसलिए ये नोट्स को ना लास्ट तक संभाल के रखें, कभी इनको छोड़ना ही नहीं। बल्कि एडवोकेट बन जाओगे तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़ होंगे। तो नोट्स तो कभी बेकार होते ही नहीं। जो आप लॉ पढ़ रहे हैं, अभी तो बीए के स्टूडेंट थे जब तक तो चल रहा था, आर्ट्स के सब्जेक्ट थे वो कहीं काम नहीं आने वाले थे, लेकिन लॉ के तो सब्जेक्ट आपके सारे काम आएंगे। 5th सेमेस्टर के नोट्स आपके पास होने चाहिए, 6th के होने चाहिए, 7th के होने चाहिए, सारे ही होने चाहिए आप, क्योंकि सब लॉ के सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो ठीक है, अभी हम कल भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही करेंगे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दी, ये 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सबको आज के लिए बाय। जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो कोशिश करो एक एक कमेंट सब बच्चे तो अपनी तरफ से करते हैं, क्लासेस से उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा है या नहीं। क्योंकि कोई फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ क्लासेस के लिए, तो ये ट्रिब्यूट एक तरीके से जो आप मुझे दे सकते हैं। श्योर सर। ओके बाय। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।